आपने कभी सोचा है वाई वॉज रिजर्वेशन नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि एक टाइम था जब इंसाफ सिर्फ कुछ लोगों के लिए था। सोसाइटी में कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको जन्म के साथ ही प्रिविलेज मिल गया और कुछ ऐसे थे जिनके बेसिक ह्यूमन डिग्निटी भी छीन ली गई। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, सब जगह से एक ही पैटर्न था, डोमिनेंस ऑफ द फ्यू, एक्सक्लूजन ऑफ द मेनी। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसी इनइक्वालिटी को तोड़ने के लिए आया था, ताकि उन लोगों को जिन्होंने सदियों तक मार्जिनलाइजेशन झेला, उन्हें एक मौका मिले सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाने का। लेकिन सवाल ये था कि अगर रिजर्वेशन दिया जाए तो कितना दिया जाए, क्या इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, और अगर लिमिट है तो किस लॉजिक से? आज इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक टटोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बार बार रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स पर रूलिंग दी है। तो चलिए समझते हैं एक लेटेस्ट एग्जांपल के साथ कि किसे कितनी रिजर्वेशन दी जाए। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा सोने यानी कि मंडल कमीशन केस में एक 50% सीलिंग फिक्स की थी। मतलब टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा था कि इक्वालिटी का एसेंस ही खत्म हो जाएगा अगर रिजर्वेशन अनलिमिटेड कर दिया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक ये 50% सीलिंग एक ऐसे लीगल और पॉलिटिकल डिबेट बन गई है जिसमें हर तरफ सवाल उठते हैं कि क्या सच में जस्टिस को नंबर्स में बांधना चाहिए। एक स्कॉलर ने लिखा था, अल्टीमेटली इट्स फंक्शन इज टू एक्ट एज अ सीलिंग नॉट ऑन रिजर्वेशन बट ऑन जस्टिस। ये लाइन ही पूरा आइडिया समझा देती है। 50% सीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम इक्वालिटी ला रहे हैं, बल्कि ये इंश्योर करता है कि चाहे ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज 70 to 80% पॉपुलेशन हो, उनका एक्सेस स्टेट पावर तक कैप्ड रहे। मतलब अगर किसी राज्य में मेजॉरिटी बैकवर्ड कम्युनिटीज की है, फिर भी वो सिर्फ आधा पावर स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बाकी हमेशा ओपन कैटेगरी के लिए रहेगा। व्यूअर्स, लेटेस्ट एग्जांपल तेलंगाना का है, जहां लोकल बॉडी इलेक्शंस को लेकर एक इम्पोर्टेंट लीगल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तेलंगाना में 17 महीने तक लोकल बॉडी इलेक्शंस डिले हुए थे। हाई कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया था कि इलेक्शंस 30 सितंबर तक करवाए जाए, वरना स्टैट्यूटरी पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। पर यहाँ एक और कॉम्प्लिकेशन था, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्वेशन का। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के विकास कृष्णा राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के बाद से एक ट्रिपल टेस्ट रूल लागू होता है जब भी ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाता है लोकल बॉडीज में। ये ट्रिपल टेस्ट कहता है, पहला, एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए जो बैकवर्डनेस के डाटा को स्टडी करे। दूसरा, एक कंटेम्पोरेनियस एम्पिरिकल इंक्वायरी हो, मतलब फ्रेश और एविडेंस बेस्ड सर्वे। तीसरा, रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जितनी बैकवर्ड पॉपुलेशन है उतना ही रिप्रेजेंटेशन। अब ये इशू था कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के मुताबिक जब तक ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होता तब तक बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी यही कहा दैट द ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय द स्टेट बिफोर रिजर्विंग सीट्स इन द लोकल बॉडीज फॉर ओबीसीज हैज नॉट बीन डन सो फार। कोर्ट ने कहा दैट द इम्प्यूर नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन रिजर्विंग सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द लोकल बॉडीज सफर फ्रॉम द वाइस ऑफ फाउंडेशनल जुरिसडिक्शन एरर। मतलब पूरा प्रोसेस ही फ्लॉड था, क्योंकि फाउंडेशन, एम्पिरिकल डाटा और कमीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सवाल था कि फिर इलेक्शन कैसे होंगे। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल रमेश वक्त केस में एक गाइडेंस दी थी कि अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं कर पाता और इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किया जा सकता स्टैट्यूटरी लिमिट के बाद, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को प्रोपोर्शनेट सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए नोटिफाई करने होंगे और इलेक्शन प्रोसीड करना होगा। तेलंगाना का स्टैट्यूटरी डेडलाइन हाई कोर्ट ने फिक्स किया था 30 सितंबर। अगर इलेक्शन और डिले होता तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता। इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सितंबर 29 को शेड्यूल अनाउंस किया और 9 अक्टूबर से नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि क्या प्रोसीजरल कंप्लायंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर आप इलेक्शन डिले करते हैं तो गवर्नेंस रुक जाता है, लेकिन अगर बिना ट्रिपल टेस्ट के रिजर्वेशन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चली जाती है। इस कंट्रोवर्सी में यूनियन गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर किया था और 2000 करोड़ के 15th फाइनेंस कमीशन फंड्स को रोक लिया, क्योंकि इलेक्टेड लोकल बॉडीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। ये शो करता है कि इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन एक लीगल नहीं बल्कि फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस भी क्रिएट करते हैं। कोर्ट ने फाइनली यही कंक्लूड किया कि जब तक ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होता बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एज एंड व्हेन द फॉर्मेलिटीज ऑफ द ट्रिपल टेस्ट आर कंप्लीटेड दैट कैन बी रिकर्ड फॉर फ्यूचर इलेक्शंस टू बी हेल्ड देयर आफ्टर। अब अगर क्रिटिक्स की माने तो रिजर्वेशन एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है, ये कोई इकोनॉमिक सब्सिडी नहीं बल्कि एक मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्टिव मैकेनिज्म है। फिर भी 50% सीलिंग एक आर्बिट्ररी लिमिट बनकर रह गई है, एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो रिप्रेजेंटेशन के बेसिक पर्पस को डाइल्यूट करता है। उनका कहना है कि जब समाज में इम्बैलेंस 100% है तो करेक्शन 50% तक ही क्यों रुक जाए। तो देखा जाए तो ये स्ट्रगल सिर्फ एक नंबर गेम नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल भी है।
रीडिफाइनिंग इक्वालिटी इटसेल्फ। क्या इक्वालिटी का मतलब सिर्फ सबको एक लाइन में खड़ा कर देना है या फिर उन्हें भी उतने ही चांसेस देना जिनको सदियों तक नीचे रखा गया? कोर्ट्स और जुडिशरी ने सिस्टम को रोकने के बजाय एक कंडीशनल अलाउंस दिया, मतलब अभी नहीं, पर जब डाटा और प्रोसीजर सही हो जाए तब आगे के इलेक्शंस में रिजर्वेशन वैलिड होगा। इस एंटायर एपिसोड में एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन छुपा है। क्या इक्वालिटी का मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना है या उन्हें ज्यादा सपोर्ट देना है जिनको सिस्टम ने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज दिया? फॉर्मल इक्वालिटी कहता है सबको एक जैसे रूल दो। सब्सटैंटिव इक्वालिटी कहता है सबको इक्वल आउटकम के लिए अनइक्वल हेल्प दो। बहुत लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन अपनी स्पिरिट में सब्सटैंटिव इक्वालिटी का टूल है, लेकिन जब हम उस पर सीलिंग लगा देते हैं तो वो टूल अपने इम्पैक्ट का आधा खो देता है। ऑब्जर्वर सवाल करते हैं कि क्या 50% लिमिट एक रियल नेसेसिटी है या सिर्फ डोमिनेंट ग्रुप्स के कंफर्ट जोन का एक लीगल कवर? कास्ट सेंसस का ऑपोजिशन भी इसी लॉजिक से आता है। अगर सेंसस से डाटा आएगा तो सबको पता चलेगा कि जनरल कैटेगरी वाले कितने हैं और उनके पास कितनी डिस्प्रोपोर्शनेट पावर है। तब इक्वालिटी और मेरिट के स्लोगन्स हॉलो लगने लगते हैं। एक एक्सपर्ट ने लिखा, द स्ट्रगल अगेंस्ट दिस सीलिंग इज नॉट अ mere लीगल क्विलिबल ओवर नंबर्स, इट इज अ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल टू रीडिफाइन द वेरी मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि रिजर्वेशन 50% होना चाहिए या 60%। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या हम इक्वालिटी को प्रिविलेज के साथ कोएग्जिस्ट करने देना चाहते हैं या फिर हम उस सिस्टम को डिसमेंटल करना चाहते हैं जो एक स्मॉल माइनॉरिटी को परमानेंट एडवांटेज दे देता है। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुई है। हर बार जब कोई स्टेट रिजर्वेशन के लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता है, जैसे तमिलनाडु ने 69% तक कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन दोबारा उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट नंबर्स में फिट हो सकती है? रिजर्वेशन का सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। ट्रिपल टेस्ट जैसी कंडीशंस इंश्योर करती है कि रिप्रेजेंटेशन आर्बिट्रेरी ना हो, लेकिन अगर प्रोसीजरल रिजिडिटी एक नए एक्सक्लूजन का फॉर्म बन जाए तो क्या हम फिर भी साइकिल रिपीट नहीं कर रहे? जस्टिस को एक फिक्स परसेंटेज में नहीं बांधा जा सकता। ये सीलिंग तब तक रेलेवेंट है जब तक हम इक्वालिटी को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियल समझते हैं, पर एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन हम समझने लगेंगे कि इक्वालिटी एक लिव्ड रियलिटी है, उस दिन ये सीलिंग खुद अपने अस्तित्व का जस्टिफिकेशन खो देगी। आज तेलंगाना का केस सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं, एक मिरर है जिसमें पूरा इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसाइंस को देख रहा है। रिजर्वेशन के नंबर से इम्पोर्टेंट है उसका मॉरल फाउंडेशन, रिप्रेजेंटेशन, डिग्निटी और जस्टिस। और जब तक वो पूरा नहीं होता ये डिबेट चलती रहेगी, कोर्ट रूम से पार्लियामेंट तक और वहां से आप लोगों के बीच तक। तो यहाँ पर आपका इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।